गुड मॉर्निंग। निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैं आपको बता रहा था, सामाजिक अध्ययन विषय एक ऐसा विषय है जो कई विषयों से मिलकर बना है। उसका प्रमुख उद्देश्य समाज और समाज में रहने वाले लोगों का अध्ययन करना है, तथ्यात्मक अध्ययन करना है, सामाजिक अध्ययन करना है, उनकी रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना है। इन सारी बातों का अध्ययन हम तभी कर सकते हैं जब हम इससे संबंधित सभी विषयों का अध्ययन करें। यह विषय एक ऐसा विषय है जो स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन नहीं कराया जा सकता, बल्कि दूसरे विषयों को भी हम इसमें साथ में लेकर चलते हैं। यही विषय नहीं, सारे विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि सारे विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो साइंस के विषय हों, चाहे आर्ट्स के हों या कॉमर्स के। ऐसे बहुत कम विषय हैं जिनको हम संबंधित नहीं कर सकते, उनको सेपरेट रूप में पढ़ाया जा सकता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। भाषा के जितने भी विषय हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, या और कोई भाषा हो, सभी भाषाओं का संबंध सामाजिक अध्ययन से है, क्योंकि समाज में रहने वाले व्यक्ति को 4 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। पहला, बोलना। लिखना। लिखना, बोलना, सुनना और पढ़ना। ये भाषा से संबंधित 4 कौशल हैं। और सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड जो बातें है, सामाजिक विज्ञान कह लो, सामाजिक अध्ययन कह लो, समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन 4 कौशल की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति जब तक बोलना नहीं सीखेगा, समाज का उत्थान नहीं हो सकता। हम अपनी बात को किसी के सामने कहेंगे नहीं, तब तक हमारी बात का सामने वाले को पता नहीं चलेगा। जब तक सामने वाले को हमारी बात का पता नहीं चलेगा, उसका समाधान संभव नहीं है। लिखना भी हमारे लिए आना बहुत ज़रूरी है। ये कौशल भी हमारे अंदर होना चाहिए। सुनने का भी कौशल हमें होना चाहिए कि नहीं अपनी अपनी बात कहते रहें, दूसरे की बात को भी हमें सुनना चाहिए। और तीसरी बात है पढ़ना। यानी हम पढ़े लिखे नहीं होंगे, हम पढ़े नहीं हैं, या पढ़कर बोल के किसी को सुना नहीं पाते, तो हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे। अर्थात समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए ये 4 कौशल बहुत ज़रूरी है। और ये चारों कौशल जब किसी व्यक्ति में विकसित हो गए, या उस व्यक्ति ने इस पर कमांड कर लिया इन 4 कौशलों पर, तो समाज में रहकर वो एक सुव्यवस्थित और आसान जीवन जी सकता है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण और भाषा, इन दोनों में घनिष्ठतम रूप से संबंध है। दूसरी बात करते हैं कला की। इसे फाइन आर्ट्स कहते हैं। उसका भी हमारे नागरिक जीवन से, हमारे सामाजिक जीवन से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। कला बात आती है कि इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। इससे संबंधित सारी चीज़ें हम सामाजिक अध्ययन विषय में पढ़ते हैं। इसके लिए हमें कोई किसी का चार्ट बनाना है, कोई मॉडल बनाना है, कोई टेबल बनानी है, कोई मानचित्र बनाना है, कहीं की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए मानचित्र बना रहे मान लीजिए, तो आर्ट्स का ज्ञान हमें होना चाहिए, कला का ज्ञान हमें होना चाहिए। यदि कला का ज्ञान हमें नहीं है तो अच्छा चार्ट नहीं प्रस्तुत कर सकते, अच्छा मानचित्र प्रस्तुत नहीं कर सकते। एक निश्चित पैमाने पर हमें मानचित्र बनाना होगा और उस निश्चित पैमाने पर हम उस चीज़ को प्रदर्शित करेंगे, उसका एक निर्धारित स्केल लेंगे,
जैसे आप लोगों ने जब छोटी क्लासों में ग्राफ बनाए होंगे तो उसमें अपन बनाते हैं ना, लिखते हैं ना, एक बड़ा कॉलम बराबर 1000 किलोमीटर, या एक छोटे कॉलम बराबर 500 मीटर, जो भी हम एक पैमाना मानते हैं, फिर उसमें इस साइड में ये लिखते हैं, जिससे ग्राफ जो भी व्यक्ति देख रहा है वो आसानी से समझ जाएगा कि ये किस स्केल पर बनाया गया है। मानचित्र में भी उसी तरह से अक्षांश देशांतर रेखा का भी हम यही पैमाना उसमें प्रदर्शित करते हैं, समय रेखा बनाते हैं। मान लीजिए मुग़ल काल की हमें सारी जानकारी लेनी है, मुग़ल काल का सामाजिक जीवन कैसा था, तो उसके लिए भी हमें टाइम स्केल बनानी पड़ेगी। उसी तरह से कोई चित्र है, मानचित्र है, कहीं की भौगोलिक स्थिति, जम्मू कश्मीर समस्या है, जम्मू कश्मीर समस्या जैसे मैं कल बता रहा था आपको, वो जम्मू कश्मीर समस्या किस क्षेत्र में है, POK किसे कहते हैं, LAC किसे कहते हैं, LOC किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम भौगोलिक स्थितियों को आर्ट्स के माध्यम से हम प्रदर्शित करके हम बता सकते हैं हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे बच्चों को, हमारे भावी शिक्षकों को, सारे लोगों को हम इसके माध्यम से समझा सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि कला का जो सामाजिक जीवन के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, इसलिए सामाजिक अध्ययन विषय को कला से संबंधित करके ही हम अध्ययन कराते हैं। कला विज्ञान को भी इसमें जोड़ा गया है। तीसरा विषय है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र शासन संचालन की संपूर्ण व्यवस्था हमें बताता है। एक अच्छे नागरिक को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें इससे मिलती है। सामाजिक अध्ययन विषय ऐसा है जो समाज में रहने वाले व्यक्ति को अध्ययन करता है। वो नागरिक भी समाज में रहता है, इसलिए उसको नागरिक जीवन से रिलेटेड सारी बातों का ज्ञान होना चाहिए। यदि हमें सारी बातों का ज्ञान नहीं है तो हम अच्छा नागरिक जीवन नहीं जी सकते। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित क्या कर्तव्य हैं, अपने परिवार से संबंधित क्या कर्तव्य हैं। ये सारी जानकारी हमें कौन देता है? नागरिक शास्त्र। और नागरिक अध्ययन किसका कर रहा है? समाज में रहने वाले लोगों का, अर्थात समाज में जो लोग रहते हैं उनका भी अध्ययन नागरिक शास्त्र करता है। और नागरिक शास्त्र में जो चीज़ें दी गई हैं वो सब चीज़ सामाजिक व्यक्तियों से रिलेटेड हैं जो समाज में अपना जीवन यापन करते हैं। किस तरह से हमें अपने शासन संचालन करना है, किस तरह से चुनाव प्रक्रिया को अपनाना है, किस तरह से हमें एक दूसरे को ध्यान रखना है, आदि आदि सारी चीज़ों की जानकारी हमें इन दोनों विषयों के माध्यम से मिलती है। इसीलिए घनिष्ठतम रूप से ये दोनों विषय संबंधित हैं। एक विषय को सेपरेट रूप से नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि सामाजिक अध्ययन विषय तो सेपरेट है ही नहीं, वो इन सारे विषयों से मिलकर बना है। लेकिन नागरिक शास्त्र भी ऐसा ही विषय है जिसे सामाजिक अध्ययन या दूसरे सामाजिक अध्ययन के विषय हैं उनसे संबंधित करके ही पढ़ाया जाना उचित रहेगा। यदि हम सेपरेट इसको पढ़ाते हैं तो हम सही और अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र का संबंध सामाजिक अध्ययन विषय से घनिष्ठतम रूप से है। अगला विषय लेते हैं इतिहास। इतिहास भूतकाल का दर्पण है जो वर्तमान जीवन को सफल बनाने की प्रेरणा देता है। यह भूतकाल के सारी बातों को वर्तमान में प्रकाश डालता है। भूतकाल पर जब हम प्रकाश डालेंगे तो वर्तमान जो हमारा अतीत से जुड़ा हुआ है उसे हम यहाँ परिष्कृत कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसी के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा देश गुलाम क्यों रहा, तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि हमारी फूट के कारण। इससे क्या सिद्ध होता है? इसका मतलब है कि हमें आपस में फूट नहीं रखनी चाहिए, सहिष्णुता रखनी चाहिए, सहयोग रखना चाहिए, भाईचारा और प्रेम रखना चाहिए, हमें संप्रदाय में नहीं बंटना चाहिए,
हमें धर्मों में नहीं बंटना चाहिए, हमें क्षेत्रीयता में नहीं बंटना चाहिए, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम सबके मस्तिष्क में होनी चाहिए। तो ही हम अच्छे तरीके से बालकों को इतिहास का ज्ञान करा सकते हैं। इतिहास के ज्ञान के आधार पर ही हम अपना भावी जीवन जी सकते हैं। अपने भावी जीवन को जीने के लिए हम परिष्कृत कर सकते हैं उन परिस्थितियों में जो परिस्थितियां हमारी पहले थीं। यदि हमें पुरानी चीज़ों का पता नहीं है तो हम नई चीज़ सामने नहीं ला सकते। रिसर्च के लिए भी हमें ऐतिहासिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। रिसर्च यानी पुनः तलाश किसकी करेंगे? जिसकी तलाश पहले हो चुकी है। अर्थात जो इतिहास है उस इतिहास को हमें पुनः दोहराना है, लेकिन परिष्कृत रूप में उसे दोहराना है। तभी हम एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में जीवन जी सकते हैं। अर्थात पिछले 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले जिस तरह से हम आपसी फूट के कारण गुलाम रहे, दूसरे लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया क्योंकि वो संगठित थे, हम संगठित नहीं थे। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि इतिहास हमें वर्तमान जीने की प्रेरणा देता है, वर्तमान पर हमें प्रकाश डालता है। यदि हम इतिहास को देखते हैं तो हम अपने पूर्वजों को देखते हैं, अपने पूर्वजों के बल, गौरव, उनके इतिहास, संस्कृति, सारी चीज़ों को देखते हैं तो हम अपने जीवन में उनको ढालने का प्रयास करते हैं और एक बहुत अच्छा एक सामाजिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं। समाज में एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हैं जिससे हम अच्छे तरीके से रह सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, पर्यावरण विषय, ये सब नागरिक जीवन से संबंधित विषय है और इतिहास भी नागरिक जीवन से संबंधित है, जो पुरानी बातों को नई बातों से जोड़कर हमें अच्छे तरीके से जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि इतिहास भी सामाजिक अध्ययन विषय से बहुत ही घनिष्ठतम रूप से संबंधित है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र भी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र भी नागरिक शास्त्र से जुड़ा हुआ है, वो भी बहुत घनिष्ठतम रूप से। अर्थशास्त्र के बारे में कहा गया है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थात यह है धन का विज्ञान है। बात आती है धन का विज्ञान कैसे? क्योंकि किसी भी चीज़ की उत्पत्ति से लेके और मार्केट तक बेचने तक की संपूर्ण जानकारी हमें यह विषय देता है। किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए, सामाजिक जीवन जीने के लिए, अच्छी दिनचर्या के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए हमें धन की बहुत आवश्यकता है। बगैर धन के ये कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकते। आप कितने ही संस्कारी हैं, कितने ज्ञानवान हैं, कितने ही आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन यदि अपने पास धन नहीं है तो हम अपनी लाइफस्टाइल सही तरीके से नहीं जी सकते। लाइफस्टाइल के लिए ये अर्थशास्त्र का हमें ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इसी के ज्ञान के कारण हम बजट, देश का या राज्य का बजट जब निर्धारित होता है तो उस बजट का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के माध्यम से कर सकते हैं और उसमें ये आकलन कर सकते हैं कि ये हमारे नागरिक जीवन के लिए कितना उपयोगी है और कितना अनुपयोगी, किन किन चीज़ों को इसमें बहुत ध्यान दिया गया है, किन किन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया गया। यदि दूसरे विषय के माध्यम से हम इस बजट को पढ़ेंगे तो हम अच्छे तरीके से सही नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि हम इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से सही जानकारी और अच्छी चीज़ें हमें इसको जानने में मिलेंगी। विनिमय मीन्स व्यापार, देना और लेना। हम किसी चीज़ को देते हैं, उसके बदले में दूसरी चीज़ हमें मिलती है, यानी डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई भी इसी विषय के अंतर्गत आता है। बजट इसके अंतर्गत आता है, विनिमय इसके अंतर्गत आता है, उत्पादन इसके अंतर्गत आता है, वितरण इसके अंतर्गत आता है। सारी जो बातें हैं ये सारी चीज़ें किस पर आधारित हैं? अर्थशास्त्र पर। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सामाजिक जीवन में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। बिना अर्थशास्त्र के ज्ञान के हम अच्छे तरीके से जीवन नहीं जी सकते। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन का अर्थशास्त्र के साथ बहुत ही घनिष्ठतम संबंध है। अगला जो विषय है वो है भूगोल।
भूगोल का भी अर्थशास्त्र, भूगोल का भी सामाजिक विज्ञान के साथ बहुत ही घनिष्ठतम संबंध है। भूगोल के अभाव में हम यह नहीं कर पाते कि कहाँ क्या चीज़ उत्पादित होती है, वहाँ का क्षेत्र कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सारी चीज़ों की जानकारी यदि हमें होगी, जैसे खेती, क्या कहेंगे इसको, एनवायरमेंट, पर्यावरण, क्षेत्रीय जानकारी, संस्कृति, ऋतुएं, बारिश की स्थिति, ये सारी जानकारी हमें कौन देता है? भूगोल। खेती किस तरह से की जाती है, पूरे देश में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा उत्पादित होती हैं, कहाँ खनिजों का भंडार है। हालांकि इसके लिए अलग विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान, लेकिन जिस लेवल की अपन बात कर रहे हैं सेकेंडरी लेवल तक के लिए, सेकेंडरी लेवल पर जो भूगर्भ विज्ञान है वो भूगर्भ विज्ञान भूगोल के अंतर्गत ही आती है। इसलिए कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम इसको इसीलिए जोड़ते हैं कि इन चीज़ों की जानकारी हमें मिल जाए। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। हमें खेती के बारे में पता चल जाएगा, गेहूँ कहाँ अधिक होता है, गेहूँ कैसे होता है, चना कहाँ होता है, सरसों कहाँ होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं, उपयोगी हैं। पर्यावरण कहाँ का कैसा है, चिरापूंजी में इतनी बारिश क्यों होती है, राजस्थान में क्यों कम होती है, ये सारी जानकारी हमें यह विषय देता है। क्षेत्रीय जानकारी भी हमें इससे मिलती है कि कश्मीर का क्षेत्रीय वातावरण कैसा है, वहाँ कैसे पहाड़ी एरिया है, और इस बात का उल्लेख हमें हरियाणा का भी पता चलता है कि हरियाणा में कैसे समतल मैदान है, मैदानी क्षेत्र में गिना गया है। केरल को समुद्री क्षेत्र के किनारे में गिना गया है। इन सारी तीनों जगह जो मैंने आपको उदाहरण दिए, इन तीनों जगहों के खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज सब अलग अलग है। इन सारी बातों की जानकारी हमें ज्योग्राफी देता है। वहाँ की संस्कृति के बारे में भी हमें जानकारी ज्योग्राफी देती है। ऋतुओं के बारे में भी हमें वहाँ की जानकारी यही विषय देता है। जम्मू कश्मीर में कब सर्दी पड़ती है, कब गर्मी पड़ती है, राजस्थान में कब सर्दी गर्मी बरसात का मौसम रहता है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? ऋतुएँ। एक देश होते हुए भी भिन्न भिन्न जगहों पर हम रहते हैं, लेकिन एक साथ जुड़े हुए हैं। उस जुड़े रहने का कारण यह विषय है सामाजिक अध्ययन विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के माध्यम से विभिन्न विषयों का अध्ययन करके हम एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, अपने आप को हम जुड़े हुए हैं। कहीं भी कोई भी बात होती है हम सब एक साथ होते हैं, एकजुट होते हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या विदेशी आक्रमण हो या कोई सामाजिक महत्व की बातें हों, सारी चीज़ें हम एक साथ करते हैं, मिलकर करते हैं। इसीलिए भारत को दुनिया का सबसे एक पैकेज ऑफ पॉपुलेशन माना गया है, जनसंख्या का समूह। जिस तरह से हमारे यहाँ समूह है जनसंख्या का, उस तरह से चीन में, अमेरिका में, दूसरे देशों में जो बहुसंख्यक देश हैं वहाँ भी ऐसा नहीं है। जो विकसित देश हैं वहाँ भी ऐसा नहीं है। जो कल्चर दुनिया में सबसे अच्छी है वो हमारी है। उसका प्रमुख कारण यही है कि इन सारे विषयों को मिला के हम इसका अध्ययन करते हैं। इस तरह से ये विषय सामाजिक अध्ययन से बहुत ही घनिष्ठतम रूप से जुड़ी हुई है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि भूगोल और सामाजिक ज्ञान विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको अलग अलग करना या अलग अलग पढ़ना कतई संभव नहीं है। अगला जो विषय है वह है गणित। देखिए, गणित भी जो है विज्ञान का विषय होते हुए भी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। अब बात आती है कि गणित का सामाजिक विज्ञान से क्या लेना देना, ये साइंस का विषय है या आर्ट्स का विषय है। नहीं, ऐसा नहीं है। साइंस आर्ट्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे दैनिक उपयोग की जो चीज़ें हैं उनका ज्ञान हमें गणित देता है। जैसे किसी चीज़ की नाप करनी है, नाप, माप, तोल, मूल्यांकन करना है किसी का आदि, टेबल बनानी है,
इसे तालिका भी कह सकते हैं, तालिका। तो गणित विषय हमारा साथ देती है। किसी भी चीज़ को हमें नापना है, मान लीजिए खेत नापना है, ज़मीन नापनी है, प्लॉट नापना है, कपड़ा नापना है, या कोई भी चीज़ जिसको हम मीटर, वर्ग, फीट, इंच, सेंटीमीटर आदि में नाप सकते हैं, उसे हम ये नाप की श्रेणी में आता है। और व्यक्ति के दैनिक जीवन से संबंधित नाप संबंधित सारी चीज़ें हैं। हमें कपड़े की हमें आवश्यकता है, हमें खेत की आवश्यकता है, हमें मकान की आवश्यकता है, हमें प्लॉट की आवश्यकता है, रोटी और कपड़ा हमारी मूलभूत आवश्यकता हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। माप, जिसे हम माप सकते हैं, जैसे लिक्विड चीज़ें जिसमें घी, तेल, दूध, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीज़ें भी हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड हैं। तीसरी जो बात आती है तोल की, जो ठोस चीज़ें हैं जैसे गुड़ है, चीनी है, जिन चीज़ों को हम अपने दैनिक उपयोग में लेते हैं वो चीज़ें तोल की श्रेणी में आते हैं। मूल्यांकन, यानी हमें सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है, वो निष्कर्ष मूल्यांकन होता है। इस बात का जो ज्ञान भी हमें यह विषय देता है। किसी चीज़ का तुलनात्मक अध्ययन करना है, मान लीजिए हमें करना है पेट्रोल की कीमत का, पेट्रोल की कीमत का मूल्यांकन करना है, और हमें करना है मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 6 महीने का करना है हमें। ये 2020 और ये 2019, इन दोनों का अध्ययन हमें करना है मान लीजिए। तो यहाँ हम इनकी कीमत लिखते चलेंगे और हम आसानी से कह पाएंगे हम यह कह पाएंगे कि किस तरह से हमारी रेट्स में इंक्रीजमेंट हुआ है या डिक्रीजमेंट हुआ है। सारी चीज़ों का हम इसके माध्यम से तुलना कर सकते हैं। ये टेबल वगैरह, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम आसानी से पता कर सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि गणित विषय भी एक ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन विषय से घनिष्ठतम रूप से संबंधित है, क्योंकि समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है जिनका अध्ययन यह विषय करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि विभिन्न विषय सामाजिक विज्ञान विषय से जुड़े हुए हैं, उनको एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है। इसीलिए इन सारे विषयों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत रखा गया है। इसीलिए इन विषयों को जोड़कर एक नया टर्म तैयार किया गया। उस टर्म का नाम है सामाजिक विज्ञान विषय के साथ सहसंबंध। कोई भी उदाहरण हो, कोई भी दृष्टांत हो, हम एक विषय का दूसरे विषय में देते हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे से घनिष्ठतम रूप से संबंधित है। जिस तरह से शिक्षण विधियाँ विकलांग हैं, उसी तरह से सारे विषय विकलांग हैं। सारे विषय स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ाए जा सकते एक दूसरे के सहारे के बिना। उसी तरह से कोई भी शिक्षण विधि काम में नहीं ले सकते एक दूसरी विधि को काम में लिए बिना। जैसे मान लीजिए आप व्याख्यान विधि पढ़ा रहे हैं, व्याख्यान के माध्यम से कोई चीज़ बालकों की समझ में नहीं आई, तो आपको यहाँ प्रदर्शन जो विधि है उसको काम में लेना पड़ेगा। कोई चार्ट, मॉडल आदि हमें यहाँ प्रदर्शित करके बच्चों को बताना पड़ेगा कि किस तरह से हम ये चीज़ आपको समझा सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि ये सारे विषय ऐसे विषय हैं जिनको आसानी से हम अध्ययन तो कर सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते। समझ तब सकते हैं जब इनको कोरिलेट करके पढ़ाया जाए, इनके उदाहरण दिए जाएँ, इनके दृष्टांत दिए जाएँ, वो भी प्रसंगानुकूल। प्रसंग कुछ चल रहा है और उदाहरण या दृष्टांत हम कुछ दे रहे हैं, तो हमारा सही तरीके से अध्ययन नहीं हो सकता। कभी कभी बालकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी हम सहसंबंध का उपयोग करते हैं। इसको एक टेक्निक के रूप में, एक स्किल के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई पाठ पढ़ रहे हैं, उस पाठ को पढ़ते पढ़ते ऊब हो गई। 40-45 मिनट में लेक्चर देते हुए यदि कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो बालकों में ऊब होना शुरू हो जाती है। इसको सुकरात ने उड़ेलने वाली विधि कहा है। व्याख्यान विधि दुनिया की सबसे अच्छी और दुनिया की सबसे बुरी विधि बताया। अच्छी विधि तो इसलिए बताया है कि इस विधि के माध्यम से कम समय में अधिक ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन इसको सबसे बेकार विधि इसलिए बताया गया है क्योंकि ये जब पढ़ते पढ़ते बालक मानसिक रूप से थक जाता है तो वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से इसको निकालता है और वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन इस दौरान आप अच्छे तरीके के उदाहरण, अच्छे तरीके के दृष्टांत, कोई TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, चार्ट्स, मॉडल या कोई वास्तविक चीज़ें आप लाते हैं तो उनके माध्यम से बालकों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। कभी कभी मनोरंजन के लिए बालकों को ऐसे उदाहरण भी दिए जाते हैं जिससे बालकों का ध्यान उस ऊब से हटकर शिक्षक के प्रसंग पर आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं और फिर आप
आपने महसूस किया कि कक्षा में बालक बोरियत महसूस कर रहे हैं, तो आप एक कहानी वहाँ छोटी सी कह सकते हैं, लेकिन प्रसंग के अनुकूल। जैसे एक बार एक राजा था, जैसे आपने ये कहा, आपको एक बात बताता हूँ। जैसे ही एक बार एक राजा था, उस राजा के 4 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत बहादुर था। वो रोज़ाना एक शेर का शिकार करने जाता था। अब यहाँ जाके आप 5 सेकंड का विराम ले लीजिए, चुप हो जाइए। सारे बालकों का ध्यान आपकी तरफ एकदम से आकर्षित हो जाएगा और बालक आगे पूछेंगे, सर आगे क्या हुआ, मैडम आगे क्या हुआ। तो ये उस टीचर पर डिपेंड करता है, जो टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है, कि कौन सा पाठ है और उस पाठ के अकॉर्डिंग हमें क्या दृष्टांत या उदाहरण देने चाहिए, किस तरह से। इसीलिए शिक्षक को जादूगर कहा गया है। वो बालकों के मस्तिष्क पर जादू करके रहता है। वो बालकों को जादू इसलिए करता है कि वो अच्छे तरीके से पढ़ सकें, अच्छे तरीके से सीख सकें और एक देश के लिए और समाज के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में हम उसको समाज के सामने प्रस्तुत कर सकें। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। यह विषय अहिंसा परमो धर्म का भी हमें ज्ञान प्रदान करता है। अहिंसा परमो धर्म का मतलब है अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। हिंसा तन मन और मन वचन और कर्म तीनों ही से हिंसा हो सकती है। वह तथ्य मन वचन और कर्म से कैसे? मन से मतलब जैसे मान लीजिए मैं आपके प्रति, मेरे मन में या मेरे प्रति आप अपने मन में घृणा के भाव पैदा कर लेते हैं, तो ये भी एक तरह की हिंसा है। वचन मीन्स वर्बल की कोई बात हमने किसी के सामने बोल दी, तो वो भी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। मन वचन और कर्म के माध्यम से भी कभी कभी हम ऐसा कर्म कर देते हैं जिससे दूसरे की आत्मा को दुख होता है, तो ये भी एक हिंसा की श्रेणी में आता है। लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो इस भाव को हमारे मन के अंदर से निकालता है। इतिहास एक ऐसा विषय है, इस भाव को हमारे मन से निकालता है, हमारे पूर्वजों का ज्ञान प्रदान करता है, हमें भगवान महावीर का ज्ञान देते हैं, महात्मा बुद्ध का ज्ञान देते हैं। अहिंसा के बारे में जब बात चलती है तो महात्मा गांधी के उदाहरण देते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि समाज में जो भी व्यक्ति रहता है वो अहिंसक होना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा उसके मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए, जिससे हम समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण से रहें। और वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारी संस्कृति का एक स्लोगन है, एक सिंबल है, वो सार्थक हो। हम एक दूसरे को भाई बहन कहते हैं, हम एक दूसरे के प्रति लगाव रखते हैं, लेकिन मन में यदि हमारे कोई ईर्ष्या भाव है तो वो केवल दिखावा होगा। इसलिए हम जब सामाजिक अध्ययन विषय के साथ दूसरे विषयों को सम्मिलित करके पढ़ाते हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि दूसरे विषयों के माध्यम से भी हम अपने बालकों को, हम अपने समाज में रहने वाले लोगों को इस बात का ज्ञान दें कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम हमारे अंदर विकसित करें। ये हमारे जो पूर्वजों ने जो तथ्य हमारे सामने रखा, ये जो स्लोगन हमारे सामने रखा, वो बिना किसी परख के, बिना किसी प्रयोग के नहीं रखा। बहुत सालों के प्रयोगों के बाद, बहुत सालों के उपयोग के बाद उन्होंने ये सिद्ध किया कि यदि हम सब मिलकर रहें तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए संगठन में शक्ति की बात करते हैं। संगठन में शक्ति की जब बात हमारे अंदर आ गई तो 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। उससे पहले अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज करते थे, अंग्रेज़ों से पहले मुग़ल हमारे ऊपर राज करते थे और दूसरे विदेशी आक्रांता हमारे ऊपर राज करते थे। लेकिन हमारे देश के राजा महाराजा जो भारतीय थे, लेकिन उन लोगों की बातों में आकर वो हिंसा पर उतारू हो जाते थे, फूट हम लोगों में एक दूसरे को डालते थे, जिसके कारण हम उनके पराधीन रहे। लेकिन जैसे जैसे हमें विवेक हुआ, जैसे जैसे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई, हमारे समाजशास्त्रियों ने, हमारे राजनेताओं ने, हमारे आंदोलनकारियों ने हम लोगों को जागरूक किया, हमारे पूर्वजों को जागरूक किया और आज हम सब स्वतंत्र रूप से पूरे भारत में कहीं भी विचरण कर सकते हैं। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन विषय एक ऐसा विषय है जो सारे विषयों को लिए हुए समेटे हुए है। अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन विषय के अभाव में कोई भी विषय पढ़ाया जाना संभव नहीं है। धन्यवाद।